गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। टॉपिक इज ethnic and linguistic elements in the Indian population and their distribution। ठीक है, कौन कौन सी रेशियल ग्रुप्स इंडिया में हैं और कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इंडिया में स्पोक की जाती हैं, और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, और जो एथनिक की डिस्ट्रीब्यूशन और लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कस करना है। और पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ में या फिर इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये ब्रॉडली आता है किसमें? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। तो हमने स्टडी करनी है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया, जिसमें एथनिक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, और पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स क्या हैं ग्रोथ के, ठीक है, और स्ट्रक्चर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर को। तो व्हाट इज एथनिसिटी? एथनिसिटी होता ही है कि जब एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप कह लीजिए, ठीक है, उनमें सेम फिजिकल फीचर्स होते हैं, सेम कल्चर होता है। अब सेम बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स में फिजिकल फीचर्स सेम हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल फीचर्स सेम हो सकते हैं, जेनेटिक फीचर्स सेम हो सकते हैं, ठीक है, और उनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है, मेंबर्स का कॉमन एंसेस्टर होता है। और बायोलॉजिकल उनको जो है वो कल्चरल जो है वो उनमें ट्रेड्स होते हैं, कॉमन कल्चरल ट्रेड्स होते हैं और बायोलॉजिकल ट्रेड्स होते हैं, दो चीज़ें कॉमन होती हैं। ओके, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने इसमें एथनिसिटी में जब पढ़ना है तो इसको ध्यान में रखना है। तो अब एथनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इंडिया में? देखो, प्रोटो एस्ट्रोलाइट है, ये एथिकल एलिमेंट है। तो ये इंडियन में ये है, इसमें आप देखेंगे जो स्किन कलर बेसिकली जो डार्क ब्राउन होती है वो होती है प्रोटो एस्ट्रोलाइट लोगों में, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन के स्ट्रेन्स भी इंडिया में है प्रेजेंट। तो इसमें स्किन कलर बेसिकली रहता है थोड़ा सा ब्राउन रहता है, लेकिन लाइट ब्राउन होता है। तो उसके बाद मंगोलॉइड स्ट्रेन्स भी रहते हैं जिसमें स्किन कलर बेसिकली येलो रहता है। उसके बाद नेग्रिटो, नेग्रिटो है, उसमें स्किन कलर जो है वो ब्लैक रहता है। तो इसके साथ ही आप डार्क ब्राउन कलर्ड लोग हैं, लाइट ब्राउन कलर्ड हैं इंडिया में, डार्क ब्राउन कलर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो ये स्ट्रेन्स इंडिया में प्रेजेंट है। ओके, तो आप एक आपको मेंडेलियन पॉपुलेशन के बारे में बताता हूँ। मेंडेलियन पॉपुलेशन, ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए जो जो रेशियल क्लासिफिकेशन की है इंडियन पीपल की, वो की है डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने। तो सबसे पहले जो है वो अच्छा सर, इसलिए कि क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बी एस गुहा ने क्लासिफिकेशन दी है, अच्छा सरकार ने क्लासिफिकेशन दी है, और वी बालाकृष्णन ने क्लासिफिकेशन दी है। ओके, तो देखिए, जब इंडिया में कम से कम 4,000 मेंडेलियन पॉपुलेशन रहते हैं, और कोई 4,000 ही एंडोगेमस ग्रुप्स रहते हैं इंडिया में। ओके, और जो ग्रुप्स हैं वो हिंदू कास्ट सिस्टम एज जातिस में डिवाइडेड है। एंडोगेमस ग्रुप्स में इतनी जातिस है इंडिया में। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन है, जैसे पर मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है? वो इंडिविजुअल जो कि अपने आप में इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन सिस्टम ऑफ मेटिंग एंड फॉर्म ए ब्रीडिंग कम्युनिटी, और एक कम्युनिटी बनाते हैं। वो इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं। वो ग्रुप ऑफ लोग हैं जो आपस में इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं एच एस रिस्ले की। तो एच एस रिस्ले जो है वो जो थे वो एक डायरेक्शन,
ऑपरेशन ऑफ सेंसस फॉर इंडिया। सेंसस फॉर इंडिया हुआ था 1901 में, तो उसके रिजल्ट जो पब्लिश हुए थे 1915 में, अंडर द टाइटल द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कोई 5000 इंडिविजुअल्स की स्टडी की थी, 5000 इंडिविजुअल्स की स्टडी की थी। तो कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या फिर एंथ्रोपोमेट्री। ओके, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, स्टेचर, नेचर इंडेक्स, सिफालिक इंडेक्स एंड ऑर्बिटो नेचर इंडेक्स। और इन्होंने क्या किया, 3 जो है ना, 3 टाइप्स आइडेंटिफाई की। तो ऑन बेस्ड ऑफ दिस, तो 7 फोल्ड डिविजन्स दी, जिसमें तर्को ईरानियन आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंडो आर्यन आते हैं, स्काइथो ड्राविडियन आती हैं, मंगोलो ड्राविडियन आते हैं, आर्यो ड्राविडियन आते हैं, स्काइथो ड्राविडियन आते हैं, इंडो आर्यन, तर्को ईरानियन, मंगोलोइड एंड ड्राविडियन। तो 7 क्लासिफिकेशन दी। ओके, अब जैसे तर्को ईरानियन जो है, वो लोग टाल स्ट्रेचर के थे, ठीक है। जहाँ ये लोग जैसे अफगानीस हो गए, बलूचीस हो गए, ठीक है, ये वो लोग हैं। तो टॉल स्ट्रेचर के हैं ये लोग, और ब्रॉड हेड है इनका। दूसरे बात आते हैं, हाँ, और साथ में इनका जो नोज है वो मीडियम है, और लॉन्ग नोज भी है। मींस लॉन्ग नोज मींस लेप्टोरिन नोज भी है, और मीडियम नोज मींस मेजोरिन नोज भी है। लेप्टोरिन एंड मेजोरिन। ब्रॉड हेड का मींस ब्रासिसिफेलिक्स। और उसके बाद आते हैं इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है ये जैसे कश्मीरी हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, खत्रीस हो गए, जाट्स हो गए, राजपूत हो गए, इंडो आर्यन है। तो ये भी टॉल स्ट्रक्चर के हैं, जो एज पर क्लासिफिकेशन, इसलिए क्लासिफिकेशन। कंप्लेक्शन इनकी भी फेयर है, तो लेकिन इनका जो हेड है वो लॉन्ग है, बलूचिस का हेड ब्रॉड है, आइस इनकी भी डार्क है। तो इनके जो नोज है वो भी मीडियम है नोज। और देखो सेम सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इंडो आर्यन और इंडो टर्को आर्यन की सेम है, बट हेड की फॉर्म में डिफरेंस है। उसके बाद है स्काइथो ड्राविडियन। स्काइथो ड्राविडियन में आते हैं जैसे मराठास हो गए, है ना, कूक्स हो गए, ये सारे आते हैं स्काइथो ड्राविडियन में। तो ये अब जैसे ऊपर जो थे वो इंडो आर्यन, टर्को ईरानियन, वो थे टॉल स्ट्रेचर के थे, ये मीडियम स्ट्रेचर के हैं, है ये भी फेयर कंप्लेक्शन के हैं, ठीक है। और इनका जो नोज ऊपर जो 2 थे, उनका नोज लॉन्ग था, तो यहाँ मीडियम था, या फिर लॉन्ग नोज था। लेकिन इनका जो था मीडियम नोज था। अब जैसे लॉन्ग से अब मीडियम नोज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो हेड है, तो ऊपर तो था ब्रॉड, ठीक है, लॉन्ग था, अब ये मीडियम टू ब्रॉड हेड है इनका, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं आर्यो ड्राविडियन। आर्यो ड्राविडियन में होता क्या है, उसमें आर्यन मेल्स है और ड्राविडियन फीमेल्स को कंबाइन करके, ये हिंदुस्तानी टाइप भी बोलते हैं इसको। तो इनकी हाइट जो है वो, अब जैसे बाकी ऊपर जो थे वो मीडियम स्टेचर के थे, तो ये आर्यो ड्राविडियन जो है, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, ईस्टर्न राजस्थान के लोग, है ना, तो जैसे ये लोग जो है शॉर्ट टू मीडियम हाइट के हैं। ओके, तो इनके जो है देखो लॉन्ग भी है इनके, लॉन्ग डोलिगोसिफालिक एंड विद टेंडेंसी टुवर्ड्स मीडियम। उसके बाद नोज जो है इनका मीडियम नोज है, और इनका ब्रॉड नोज भी है, ब्रॉड नोज, ठीक है। उसके बाद आते हैं मंगोलो ड्राविडियन। मंगोलो ड्राविडियन जो है वो जैसे बंगालीस हो गए, बंगाली वाली साइड मीडियम टेक्सचर मंगोलो ड्राविडियन। ओके, 5। फिफ्थ आती है मंगोलो ड्राविडियन। उसके बाद आते हैं जैसे ये है, ये भी अब जैसे ऊपर जो ड्राविडियन थे वो मीडियम स्ट्रेचर के थे, और ये भी जो है मंगोलो ड्राविड मीडियम स्ट्रेचर के हैं। ओके, इनके हेड भी नोज जो है वो ब्रॉड है, मीडियम है नोज, तो हेड इनके ब्रॉड टू मीडियम है। ओके, उसके बाद आते हैं मंगोलो ड्राविडियन।
मंगोलॉइड आते हैं, जैसे ये मंगोलॉइड हम करेंगे, ये आती हैं यहाँ पे हिमालयन रीजन, शिवालिक हिल्स हो गए, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो रहते हैं, है ना, बोडोस हो गए, लेप्चास हो गए। तो ये सारे शॉर्ट स्टेचर के हैं। पहले जो हमने पढ़े वो मीडियम स्टेचर के हैं, बलूचिस लॉन्ग टू मीडियम स्टेचर के हैं, हेड मीडियम भी है, लॉन्ग भी है, फिर धीरे धीरे मीडियम हेड है, फिर अब मंगोलो द्रविडियन का मीडियम हेड है, तो मंगोलॉइड का जनरली ब्रॉड हेड है, हेड इनका ब्रॉड है, ठीक है। तो इनमें एपिकैंथिक फोल्ड भी है, ओके। तो इनका नोज जो है वो मीडियम नोज, हम मीडियम नोज ही पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम के ऊपर से लेके हम नीचे तक मीडियम नोज ही आ रहे हैं। सिर्फ लॉन्ग नोज था टर्को ईरानियन का और इंडो आर्यन का लॉन्ग नोज था, ओके। मैं आपको याद भी करना पड़ेगा। उसके बाद द्रविडियन आते हैं, ओके। द्रविडियन को हम क्या बोलेंगे, ये शॉर्ट स्टेचर के हैं, ये डार्क कंप्लेक्शन के हैं, ठीक है। मंगोलॉइड येलो कंप्लेक्शन के हैं, मंगोलॉइड ये भी डार्क कंप्लेक्शन के हैं, है ना। ऊपर वाले फेयर कंप्लेक्शन के हैं। आर्यो द्रविडियन लाइट ब्राउन टू ब्लैक कंप्लेक्शन के हैं, ओके। तो द्रविडियन का नोज जो है वो ब्रॉड है, ब्रॉड। अब द्रविडियन का नोज ब्रॉड है, और लेकिन इंडो आर्यन का नोज मीडियम टू ब्रॉड है। ऊपर जो बलूच है उनका लॉन्ग नोज है टू मीडियम नोज है। अब ब्रॉड नोज है द्रविडियन का। मंगोलॉइड का फ्लैट नोज है, फ्लैट फेस है और मीडियम नोज है। द्रविडियन का ब्रॉड नोज है। तो ये आपने जैसे पंडियंस है मालाबार के, संथल्स है छोटा नागपुर प्लेटियो के, ओके। तो क्या क्या एच एस रिस्ले की जो क्लासिफिकेशन थी, इन्होंने जो 7 रेशियल दे, इंडो आर्यन का बाद इंडो आर्यन है, फिर तर्को ईरानियन है, जैसे बलूच हो गए, अफगानिस हो गए। इंडो आर्यन में आ गए जाट्स, राजपूत। तो इन दोनों का अगर आप देखें ना, तो ये फेयर कंप्लेक्शन के हैं, लॉन्ग टॉल स्ट्रेचर है इनका, लॉन्ग और मीडियम हेड है इनका, ठीक है, लॉन्ग और ब्रॉड नोज है इनका, ठीक है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, इंडो आर्यन हो गया, उसके बाद हम चलते हैं जब आर्यो द्रविडियन, आर्यो द्रविडियन यूपी के हैं, ठीक है, वेस्ट ईस्ट राजस्थान के हैं। तो ये लोग जो है इनमें थोड़ा सा डार्क कंप्लेक्शन है, ठीक है। तो ये मीडियम हाइट के हैं, मीडियम स्टेचर के हैं। तो हेड इनका मीडियम टू ब्रॉड है, नोज इनका ब्रॉड है, इस तरह से। फिर आप आगे चलते हैं मंगोलॉइड द्रविडियन, मंगोलॉइड द्रविडियन जैसे आगे आपके वेस्ट बंगाल के लोग, तो ये लोग इनके भी नोज जो है वो ब्रॉड है ना। स्ट्रेचर इनका मीडियम है टू टॉल, मीडियम स्ट्रेचर आप मान के चलिए। और इनका जो इनका जो नोज है वो भी ब्रॉड है। अब जैसे हम मंगोलॉइड की बात करें, मंगोलॉइड आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, तो इनका नोज जो है वो ब्रॉड है, हाइट इनकी मीडियम है, तो स्ट्रेचर इनका शॉर्ट है, मीडियम टू शॉर्ट स्ट्रेचर है, नोज इनकी ब्रॉड है। तो ये एपिकांथिक आइज भी है इनकी, एपिकांथिक फोल्ड है इनकी आइज में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं हम द्रविडियन में। द्रविडियन शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है इनका, और इनके नोज ब्रॉड है, और इनका जो है आइज डार्क है इनकी, जैसे पंडियंस है मालाबार के, संतल्स ऑफ छोटा नागपुर, तो ये सारे द्रविडियंस हैं, ओके। तो अब द्रविडियन का क्या था, गार्डियन था, इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने क्लाइमेट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं स्टडी की। आगे बढ़ते हुए गाइस, उसके बाद इन्होंने जो सेंट्रल इंडिया में मोन खमर पॉपुलेशन है, उसको इन्होंने बताया नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो जो दूसरी इन्होंने सिर्फ क्लासिफिकेशन की है, सिर्फ आर्यन माइग्रेशन के ऊपर के बेस पे ही इन्होंने इंडो आर्यन दे दी नॉर्दर्न रीजन में। और जो दूसरी माइग्रेशन हुई थी, जैसे ईरानियन हुई थी, स्काइथियन हुई थी,
मंगोल हुई थी, पर्शियन हुई थी, वो उसके ऊपर भी इन्होंने कोई कुछ क्लासिफिकेशन नहीं की थी। तो फ्लास था नॉमेनक्लेचर में, है ना। तो रॉन्ग ज्योग्राफिकल एलोकेशन थी। नेगेटिव एलिमेंट इन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं की, मंगोलॉइड से क्लासिफिकेशन कर दी। फीचर्स जो है वो थोड़े थोड़े उसमें मिस्टेक्स थी। उसके बाद अब गुहा की क्लासिफिकेशन की बात करें। गुहा ने क्या किया, गुहा ने का जो वर्क था ना, वो सेंसस ऑफ इंडिया, इनका वर्क पब्लिश हुआ था एच एस रिसले का 1915 में। तो इनका गुहा का पब्लिश हुआ था 1931 में। ठीक है। तो इन्होंने भी एनालिसिस किया। तो उन्होंने कोई 5,000 लोगों के ऊपर स्टडी की, तो इन्होंने कोई 2500 लोगों के ऊपर स्टडी की। तो जिसमें 34 अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी ना रेशियल ग्रुप्स की, उसमें 6 मेन रेसेस दी थी और 9 जो थे वो सब टाइप्स थी। ओके। तो अब जैसे इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि एक दिया नेग्रिटो दिया, इन्होंने प्रोटो एस्ट्रोलॉइड दिया, मंगोलॉइड दिया, ड्राविडियन दिया। नो, ड्राविडियन नहीं था इनमें। इन्होंने दिया मेडिटेरेनियन दिया, वेस्टर्न ब्राचिसेफेलिक्स दिया और नॉर्डिक्स दिया। नॉर्डिक्स दिया, नेग्रिटो दिया। नेग्रिटो जो गॉड था वो एच एस की क्लासिफिकेशन में नहीं था। अब नेग्रिटो की बात करें। नेग्रिटो अगर हम बात करें, ये कहाँ पे मिलेंगे? नेग्रिटो आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ रीजन में, और या फिर साउथ के कुछ एरियाज में। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ओरिजिनल, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे ना इंडिया के, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे इंडिया के, वो निग्रिटो थे। तो इनका स्टेचर तो शॉर्ट ही था, कंप्लेक्शन इनकी डार्क ही होगी। ठीक है। और नोज इनका ब्रॉड नोज था, है ना। जैसे अंडमान ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं, लाइक कडार्स हैं, इरूलास हैं, पंडियंस हैं, ये केरला में मिलते हैं निग्रिटोज। उसके बाद है प्रोटो एस्ट्रोलाइड। प्रोटो एस्ट्रोलाइड आपको देखने को मिलेंगे सेंट्रल इंडिया में। ओके। तो इनका भी प्रोटो एस्ट्रोलाइड को भी देखेंगे, ये भी शॉर्ट स्टेचर के हैं, इनका भी कंप्लेक्शन डार्क ही है ना। तो इनका भी जो है वो ब्रॉड नोज है ना। तो ये नेग्रिटो से अलग हैं। इनके हेयर जो थे ना वो बेबी थे, लेकिन नेग्रिटो के हेयर्स बूली थे, बूली। नेग्रिटो के बूली हेयर थे और प्रोटोस्टेरॉइड के बेबी हेयर थे। इसके बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया। जैसे सेंट्रल और साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं, संथल, ओरवांस, ओके, बडगास, चेंगचूस, ये सारे आते हैं इसमें प्रोटोस्टेरॉइड में। शॉर्ट स्ट्रक्चर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है इनका, बेबी हेयर है, फ्लैट एंड ब्रॉड नोज है। उसके बाद आते हैं मंगोलॉइड। नेग्रिटो आगे, प्रोटोस्टेरॉइड आगे, मंगोलॉइड आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रोटोस्टेरॉइड, उसके बाद आते हैं मंगोलॉइड। इन्होंने बोला मंगोलॉइड जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको? मंगोलॉइड जैसे नंबर 3 है ना। तो मंगोलॉइड ये मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, या फिर आपको ये मिल जाएंगे ऊपर लद्दाख रीजन में, हिमालयन रीजन में या शिवालिक रेंज में आपको ट्राइब्स मिल जाएंगे मंगोलॉइड ट्राइब। तो ये भी शॉर्ट स्टेचर के हैं, मीडियम स्टेचर के हैं, फ्लैट इनका फेस है। तो हेड इनका ब्रॉड है या मीडियम है ना। तो आईज है इनकी एपिकांथिक फील्ड। ओके। तो लॉन्ग एंड ब्रॉड हेडेड है। टू सब टाइम्स है इनकी, पैलियो है, मंगोलॉइड है, और तिब्बतो मंगोलॉइड है। लॉन्ग एंड ब्रॉड हेडेड है और तिब्बतो मंगोलॉइड है। जैसे हम तिब्बत तिब्बत है जो भूटान के,
तिब्बतन्स हैं भूटान के और सिक्किम के, सीमा नागास हैं, ठीक है, चकमास नागास हो गए, या फिर भूटान के जो हैं तिब्बतन्स, या सिक्किम्स के हैं। तो ये सारे मंगोलॉइड के में मंगोलॉइड है। उसके बाद आते हैं मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन आ गए आपके सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में आगे, और थोड़ा सा ये कुछ एरियाज हैं जैसे गुजरात एरिया, या फिर ये राजस्थान मध्य प्रदेश एरिया, या फिर नीचे आंध्र प्रदेश कर्नाटका एरिया, मेडिटेरेनियन इसमें आते हैं। अब ये मेडिटेरेनियन अगर हम बात करें तो नीचे से हमें देखना पड़ेगा मीडियम के हैं या फिर टॉल स्ट्रेचर के हैं। मीडियम स्ट्रेचर के भी हैं क्योंकि ऊपर वाले टॉल स्ट्रेचर के हैं, नीचे वाले मीडियम स्ट्रेचर के हैं। ब्रॉड टू मीडियम हेड है इनका, ओके। तो ओके, जैसे पंजाबीज हैं, नायर्स हैं, तेलुगु ब्राह्मण्स हैं, नंबूदरीज हैं, ओके। ये है मेडिटेरेनियन। अब मेडिटेरेनियन मीन्स देखो शॉर्ट स्ट्रेच मीडियम स्ट्रेचर के भी हैं और लॉन्ग स्ट्रेचर के भी हैं। तो ये लॉन्ग हेडेड के भी हैं, लॉन्ग डोलिकोसिफालिक है, एंड नैरो विद बल्बोस फॉरहेड, ओके। टैल्यू है, ट्रू है, ओरिएंटेंटल है। अब आते हैं वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स। अब वेस्टर्न ब्राचिसेफल्स आपके आ जाएंगे ये गुजरात वाली साइड के, गुजरात और महाराष्ट्र वाली साइड के। तो ये आ जाएंगे मीडियम और टॉल स्ट्रेचर के हैं, मीडियम और टॉल स्ट्रेचर के हैं। स्किन इनकी डार्क है, ब्रॉड हेडेड के हम बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ऊपर वाले लॉन्ग हेडेड के हैं, और ब्रॉड नोज के हैं या लॉन्ग नोज के हैं, टॉल स्ट्रेचर के हैं, लॉन्ग हेडेड है, ब्रॉड हेडेड के नीचे नीचे से आते हैं। स्ट्रेचर कम होता ही होता है, लॉन्ग हेडेड कम, ब्रॉड हेडेड के होने लगते हैं, मीडियम स्ट्रेचर के होने लगते हैं। और अगर हम तो जैसे गुजराती हो गए, बनिया हो गए, बंगालीस हो गए, तो ये ऐसे हैं वेस्टर्न ब्राचिसेफालिक्स। और नॉर्डिक्स, नॉर्डिक्स अगर हम बात करें पंजाब में और राजपूताना में, ये लॉन्ग है, टॉल एंड वेल बिल्ट स्ट्रक्चर है, फेयर स्किन है इनकी, नॉर्डिक, ठीक है। नॉर्डिक है लास्ट, तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पे नॉर्डिक, ये आपको मिल जाएंगे हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में। टॉल है ये, ठीक है, टॉल और फेयर स्किन के हैं ये। पंजाब में मिल जाएंगे ये, नॉर्थ में पंजाब में मिल जाएंगे नॉर्डिक। नॉर्डिक लोग जो है वो पंजाब में मिल जाएंगे। जो क्लासिफिकेशन थी जीएस गुहा की, इनकी पब्लिकेशंस आई थी, इनकी ने जो रेशियल क्लासिफिकेशन की स्टडी की थी उसमें 6 ग्रुप्स दिए थे। मंगोलॉइड नेग्रिटो दिए थे, नॉर्डिक दिए थे जो पंजाब के हैं, वेस्टर्न ब्राचिसेफेलिक जो कि गुजरात वाली साइड के हैं मीडियम। तो जो मेडिटेरेनियन है जो कि आपके आ जाते हैं जैसे तेलुगु ब्राह्मण है, नायर्स हैं, पंजाब छत्रीस हैं, नंबूदरीज हैं। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं मंगोलॉइड है। मंगोलॉइड का तो पता ही है। प्रोटोस्टोलाइड, प्रोटोस्टोलाइड आपके आ जाते हैं जैसे सेंट्रल एंड साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं, संथल, ओरवान्स, टेंगचूस, बड़ागास, शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है इनका, है ना। नेग्रिटो भी शॉर्ट, नेग्रिटो प्रोटोस्टोलाइड शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है इनका, ओके। तो ये है गुहा की क्लासिफिकेशन। और हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद इसके मेथड्स को रिलायबल बोला जाता है, ठीक है। तो जो 2001 में जो फर्स्ट रिपोर्ट थी ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वो उसने कंक्लूड किया कि ऑल ह्यूमंस आर जेनेटिकली सिमिलर बाय 99.99% वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन ऑफ 1.0111% इज नॉट इनफ फॉर क्रिएटिंग रेशियल क्लासिफिकेशन। तो हम सिर्फ रेशियल क्लासिफिकेशन के ऊपर ही हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब देखो माइग्रेशन से हो रही है, अर्बनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन से है, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी रियलिटीज को फुली ये कैप्चर नहीं करते हैं, कंटेम्प्रेरी चेंजेस को। फॉरेन ओरिजिन, इन्होंने कहा कि जितने भी रेशियल एलिमेंट्स हैं वो फॉरेन ओरिजिन के हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एसएस सरकार की क्लासिफिकेशन की। एसएस सरकार ने भी जो है वो क्लासिफिकेशन दी, ठीक है।
तो इन्होंने दिया एक एस्ट्रोनॉइड एस्ट्रोनॉइड की क्लासिफिकेशन दी ऐसे सरकार ने। इंडो आर्यन की क्लासिफिकेशन दी। इसके हेड फॉर्म लॉन्ग है, हेड हेयर ब्राउनिश डार्क है, स्किन कलर इनका लाइट है, स्किन कलर डार्क कंप्लेक्शन है, हेड हेयर हेड फॉर्म आईज इनके डार्क ही निकल रहे हैं, नोज फॉर्म ब्रॉड है, स्ट्रेचर शॉर्ट हाइट है। एस्ट्रोनॉइड एस्ट्रोनॉइड तो इन्होंने कहा कि जो ट्राइब्स है ना साउथ इंडिया के, उनको इन्होंने डाल दिया एस्ट्रोनॉइड में। अब ऊपर वाला जो प्रोटो एस्ट्रोनॉइड है वो इन्होंने डाला था जो सेंट्रल और साउथ इंडियन ट्राइब्स को, प्रोटो एस्ट्रोनॉइड। और जो नीचे वाला जो था एस्ट्रोनॉइड उसमें भी ट्राइब्स को डाला, लेकिन शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, डार्क कंप्लेक्शन है। इंडो आर्यन का पता है फेयर कंप्लेक्शन के हैं, टॉल स्ट्रेचर के हैं, लॉन्ग एंड ब्रॉड हेड है, और फेयर कंप्लेक्शन है। ओके, तो ओके, गैंगेटिक प्लेन में जो रहते हैं इंडो आर्यन है। इरानो शिकायतियन इन्होंने दिया। इरानो शिकायतियन में कहा कि इंडिया से एंटर किए नॉर्थ वेस्ट से, तो गुजरात में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए और मैसूर में आ गए। तो ईरानो स्काइपियंस इन्होंने दिया। तो ये सेटल हो गए कहाँ, ये आए लेकिन ये अलोंग द इंडस वैली मूव करे, जो गुजरात में सेटल हो गए, महाराष्ट्र में सेटल हो गए, और मैसूर और दक्कन, ये गुजरात महाराष्ट्र मैसूर और दक्कन में ये सेटल हो गए ईरानो स्काइपियन। मुंडरी स्पीकर्स, अब मुंडरी स्पीकर्स हैं जो इनहेबिटेंट्स हैं छोटा नागपुर के, मध्य प्रदेश के, उड़ीसा हिल्स के। तो इनमें मंगोलॉइड फीचर्स हैं, संतल्स जुआंग्स, मुंडरी स्पीकर्स, संतल्स है जुआंग्स हैं। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं बेसिकली। फार ईस्टर्न लोग हैं, फार ईस्टर्न लोग हैं, डार्क हैं, ब्रॉड हैं, शॉर्ट स्ट्रेचर हैं। ठीक है, ये कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, टूटिकॉन तिनिविले कोस्ट में पाए जाते हैं, फार ईस्टर्न। उसके बाद है मंगोलियन। अब मंगोलियन मंगोलॉइड जो है मंगोलियन है, ये कहाँ हिमालयास में मिलते हैं आपको। येलो स्किन कलर इनकी येलोइश है, आई आई इनकी मंगोलियन है, आई फोल्ड है इनकी आईज में। ठीक है, तो एपिकांतिक फोल्ड है इनकी आईज में। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है। तो अब देखिए जो क्लासिफिकेशन एसएस सरकार ने दी है उसमें एस्ट्रोनॉइट की बात की है जो कि सेंट्रल और साउथ इंडियन ट्राइब्स हैं। तो ये इरानोस्काइथियंस का इन्होंने डिस्टेंस बताया। आगे बढ़ते हुए तो ये थी रेशियल क्लासिफ एसएस सरकार। इन्होंने भी मंगोलॉइड कहा, इन्होंने कहा मंगोलॉइड वो है, जेलो स्किन है उनकी, तो एपिकांतिक फोल्ड है इसमें, और और उनके जो है वो ये रहते हैं हिमालयन रीजन में मंगोलॉइड। तो इन्होंने फार ईस्टर्न की एग्जांपल दी जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, साउथ साउथ इंडिया में। ओके, तिरुटुटिकोर में। तो ये भी शॉर्ट स्ट्रेचर के हैं, मीडियम, ये ब्रॉड हेड है इनके। ठीक है, डार्क कम्प्लेक्शन है इनकी इनमें। तो इन्होंने फिर फार ईस्टर्न मुंड्री स्पीकर्स जो थे वो दिया था एसएस गुहा ने, एसएस सरकार ने दिया। क्या दिया था इन्होंने, एसएस सरकार ने दिया मुंड्री स्पीकर्स इन्होंने दिया था। ईरानो स्काइथियन जो थे वो आके सेटल हो गए यहाँ पे गुजरात में, देन महाराष्ट्र में सेटल हो गए, डेक्कन में सेटल हो गए। ठीक है, तो मीडियम इनका हेड फॉर्म था, लाइट ब्राउन कम्प्लेक्शन था इनका। इंडो ईरानियन जो टॉल हाइट के थे, फिजिक जो थी मोस्टली रॉबस्ट फिजिक थी इनकी इंडो आर्यंस की। इन्होंने जो बालाकृष्ण जो थे, इन्होंने पॉपुलेशन को चार हिस्सों में बांटा। इन्होंने कहा आर्यन दिया जो कॉकोसॉइड है, इन्होंने कहा जो ड्राविडियन है वो भी कॉकोसॉइड है, इन्होंने कहा एस्ट्रोलॉइड है, ठीक है, और मंगोलॉइड है। चार इन्होंने क्लासिफिकेशन दी, कॉकोसॉइड, आर्यन, कॉकोसॉइड, ड्राविडियन एंड मंगोलॉइड एंड ऑस्ट्रोलॉइड। ओके, तो इन्होंने दो जेनेटिक मार्कर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की, एबीओ सिस्टम के ऊपर और आरएच कम्प्लेक्स ब्लड सिस्टम के ऊपर। तो
अगर हम ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी रेशियल क्लासिफिकेशन है सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट है, और अभी बड़ा ही कम इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन कंपोजिशन बड़े फैक्टर से इन्फ्लुएंस करती है, म्यूटेशन से, सिलेक्शन से, माइग्रेशन से, मेटिंग से। ठीक है, तो ये अभी इनका सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट है, तो कैटेगराइजेशन पॉपुलेशन में बड़ा ही कम, रेयर ही यूज किया जाता है इनको। ठीक है, तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो हमें पिक्चर इमर्ज हुई है वेरियस क्लासिफिकेशन से, वो एक तो कंप्रिहेंसिव नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि 4th सेंचुरी बीसी से लेके 2000 साल पहले माई वेव ऑफ माई माइग्रेंट्स आए हैं फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो मिनिएचर म्यूजियम ऑफ रेसेस फ्रॉम द सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम द कोकोसाइड बनाया, मंगोलॉइड बनाए, ओरिजिनल inhabitants who have been as negrito, proto-astroloid, maybe Rhapsodus Nishath, but this conclusion may not be a final one. Carried out to solve the problem of racial classification in India. It is mentioned that racial classification is currently only of academic interest as has been used for categorization. ठीक है, क्योंकि बड़ी सारी माइग्रेट, क्योंकि कहने का मतलब है कि हमने जो रेशियल क्लासिफिकेशन जो स्टडी की है ब्रॉडली, ऐसे सरकार की हो, बाल कृष्ण क्लासिफिकेशन हो, बूहा की हो, एच एस रिसले की हो, तो ब्रॉडली हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, बट सेल्डमली ये रेयर ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई हजारों सालों से इंडिया में माइग्रेशन हुई हैं डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक है, तो माइग्रेशन हुई है, तो इंटरब्रीडिंग हुई है, तो उस वजह से जो कंपोजिशन थी वो चेंज होती गई। तो कैसे, ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स, ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू जीन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक पूल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा रिसर्च चाहिए अगर हम रेशियल क्लासिफिकेशन करनी है इंडिया में, तो वो रिसर्च करने की ज़रूरत है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज कितनी लैंग्वेजेस यहाँ इंडिया में बोली जाती हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे जो सेंसस हुआ था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो अभी कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में? 121 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो जो 121 लैंग्वेजेस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो लैंग्वेजेस, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो जो बाई वो टोटल लैंग्वेज कितनी है, वो 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो जो है वो 8th शेड्यूल में नहीं है। तो कितनी रहेगी पीछे? 99 लैंग्वेज। ठीक है, और जो अदर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो जैसे मदर टंग है, तो जिनके कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके 10,000 से भी कम स्पीकर्स हैं। ठीक है, तो वे आर नॉट आइडेंटिफिएबल ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन। लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी हम कर नहीं पाए। ठीक है, अब देखो जो 96%, 96.7% है वन ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेजेस। जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है ना 12, उनमें से 96% लोगों में जो है वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है। बाकी जो बची हैं 97% जो लैंग्वेजेस है ना, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के वो मदर टंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, 21 लैंग्वेजेस हैं, जैसे आसामीज है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मथाली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओरिया है, पंजाबी है, संस्कृति है, संतली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। ठीक है, तो हिंदी हिंदी जो है वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है इंग्लिश के साथ। संस्कृत जो है वो अभी स्पोकन लैंग्वेजेस नहीं है, बट इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी है। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं एलपी विद्यार्थी और बीके राय, विनय कुमार राय ने उनकी बुक थी ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। क्या बुक का नाम था? ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम थी इंडियन जो ट्राइब्स को उन्होंने 4 लैंग्वेजेस ग्रुप में डाला। तो पहला ग्रुप था इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, दूसरा था द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, तीसरा था ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, फोर्थ था तिब्बतो चाइनीज लैंग्वेज फैमिली। ओके, तो बेसिकली जो फंडामेंटल ट्रेड्स थे, अब देखिए अब इन पे बात करते हैं लैंग्वेजेस की।
अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें द्रविडियन की, इंडो यूरोपियन फैमिली। इंडो यूरोपियन फैमिली में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है, कोंकणी है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे इंडिया में। तो जैसे पंजाबी है, सिंधी है, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। राजस्थानी है, मराठी है, गुजराती है, बंगाली है। उसके बाद आती है द्रविडियन फैमिली। अब द्रविडियन फैमिली में लैंग्वेजेस आती हैं, तेलुगु आती है, तमिल आती है, कन्नड़ा आती है, मलयालम आती है, गोंदी आती है। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली है। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल इंडिया के जो ट्राइबल बेल्ट है ना, वो जैसे संतल हो गया, मुंडा हो गया, ये स्पोक करते, वो ये लैंग्वेज जो स्पोक करते हैं, इनकी लैंग्वेज आती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में। उसके बाद आती है सिनो तिब्बतन फैमिली या फिर तिब्बतो बर्मीज फैमिली, जो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, लेप्चास हैं, लद्दाखी हैं, इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती हैं सिनो तिब्बतन फैमिली से। ओके, तो ये ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है इंडिया का, इंडियन की। अब लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है? लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये सोशल इंटीग्रेशन करती है, इंटीग्रेशन का काम करती है, अंडरस्टैंड रीजनल आइडेंटिटी को। अब देखिए, अब इसके एडवांटेजेस भी है, इंटीग्रेशन भी करती है, सोशल इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन का काम भी करती है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट आता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, रीजनलिज्म को प्रमोट करती है, सेशनिज्म को ये प्रमोट करती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे था इंडिया में, वो कैरी किया था G.A. ग्रीरसन ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे किया था इंडिया का, तो जिसमें बड़ी सारी लैंग्वेज मिली, डायलैक्ट्स मिले। ठीक है, उसमें उन्होंने 179 लैंग्वेजेस जो है वो रिपोर्ट की थी। अब सेंसस 2011 के तहत इंडिया में 121 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ग्रीरसन ने 4 कैटेगरीज दी: इंड्रो सेम इंडो आर्यन, प्रोटो ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्राविडियन, सिनो तिब्बतन। ठीक है, अब जो इंडियन स्टडीज है स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, जैसे हम इंडिविजुअल स्टडीज करते हैं, तमिल की स्टडी करते हैं, तेलुगु की स्टडी की है, मराठी की स्टडी की है, तो इस डेप्थ ऑफ एनालिसिस जो है वो शैलो है। बट एक फर्स्ट एक कैटेगराइजेशन, एक ऑथेंटिक कैटेगराइजेशन हमें मिल जाती है लैंग्वेजेस की, कौन कौन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्पोक की जाती है। तो G.A. ग्रीरसन ने फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे किया था इंडिया का, तो जिसको इन्होंने टाइटल दिया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसमें लैंग्वेजेस जो है रिपोर्ट की थी, डायलैक्ट्स ये थे। अब देखिए, बात करते हैं इंडियन पॉपुलेशन की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी स्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए। देखिए, लैंग्वेजेस का बात की, रेसेस की बात की, तो ओवरऑल लैंग्वेजेस शालो इन्होंने क्लासिफिकेशन दी, बट एक आइडिया हो गया, फर्स्ट एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन हो गई, है ना। सिंधी होगी, बंगाली होगी, इंडो आर्यन से आ गई, फिर जो सेंट्रल के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो आते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप में, द्राविडियन फैमिली जिसमें तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ा आती है। फिर उसके बाद तिब्बतो चाइनीज है जिसमें बोडो आती है, लेप्चास आती है, फिर लद्दाखीस आती है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस को डिफरेंट, तो इंडो आर्यन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज है ना वो इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती है। अब जो फैक्टर्स क्या है जो इंडियन पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, इंडिया जो है एक सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, और कम से कम फिफ्थ
1/5 जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में रहती है, ठीक है। तो ओके, ये ऐसा माना जा रहा है कि ये पॉपुलस्ट कंट्री चाइना को सरपास कर जाएगी। तो रैपिड ग्रोथ के लिए बड़े सारे काजेस हैं। एक तो बर्थ ज़्यादा है, बर्थ ज़्यादा है डेथ से, मेडिकल नॉलेज में प्रोग्रेस किया है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई है, एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट हुई है, इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट हुई है, लाइक चाइल्ड मैरिज, अर्ली मैरिजेस अभी भी प्रेवलेंट है, यूनिवर्सल मैरिज फैक्टर्स अभी भी प्रेजेंट है। तो फैमिली प्लानिंग का लैक जो है ना, कॉन्शियस फैमिली प्लानिंग बड़ी कम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हुई है, क्योंकि अभी फेमिनिन्स पहले होते थे अब नहीं होते हैं। एपिडेमिक्स कंट्रोल में है, जैसे कॉलरा है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, टीबी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ड्रग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हो रही है, सैनिटेशन है, हाइजीनिक है, सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो ये काजेज है डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी के। अब हाई बर्थ रेट के क्या काजेज हैं? देखो काजेज क्या है, एक तो इकोनॉमिक काजेज है कि भाई इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बड़ी ज़्यादा है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा है। अब अर्बनाइजेशन स्लो है, अभी भी विलेज है, प्री डोमिनेंट विलेजेस हैं इंडिया में। ओके, सोशल रीजन भी है, मैरिज यूनिवर्सल फिनोमिना है, लोअर एज है मैरिज में, अर्ली मैरिजेस है, सोशल सुपरस्टिशंस है, रिलीजियस सुपरस्टिशंस है, डिमांड ऑफ मेल चाइल्ड, जॉइंट फैमिली सिस्टम है इंडिया में, लैक ऑफ एजुकेशन है, यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव इज पुअर, फर्टिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एजुकेशन, एजुकेशन कम है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, डिफरेंट अब डिक्लाइन है मोर्टालिटी रेट में, बर्थ रेट जो है वो उसमें बर्थ रेट जो है वो हाई है। इसके कारण है एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, लेबर एज इकोनॉमिक एसेट। ओके, देन सोशल जो लोअर एज, रिलीजियस फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डिक्लाइन इन मोर्टालिटी रेट है, लैक ऑफ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ लो पर कैपिटा इनकम जो प्रॉब्लम्स हैं, देन फूड प्रोडक्शन एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, लो कैपिटल लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं फॉर ओवर पॉपुलेशन। देन रेमेडीज फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इकोनॉमिक मेजर है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। देन creation of employment opportunities, then distribution of income and removal of poverty, then education, then improving status, then raising minimum wage of marriage, then addressing religious superstitions, then various public family planning program, public information program, then incentives of family planning centers, then research role of NGOs with team reproductive and child healthcare, the health RCS program, RHM, ICDS, critical appraisal. So there are then आगे बढ़ते हैं। Then पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है, इंसेंटिव्स है, डिसइंसेंटिव्स है, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। तो क्रिटिकल अप्रेजल हम किया जाए तो इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी, डिफरेंट पॉलिसीज आई, ठीक है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, तो जैसे हम अगर हम फैक्टर्स क्या क्या हैं देखो ग्रोथ के, डिक्लाइन हुई है डेथ रेट, और मोर्टालिटी रेट भी डिक्लाइन हुई है, बर्थ रेट इंक्रीज हुई है,
क्योंकि चीप लेबर की अवेलेबिलिटी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ी है, तो है ना, अर्ली मैरिजेस अभी भी हैं, चाइल्ड मैरिजेस अभी भी हैं, तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं इस पे, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, सुपरस्टिशंस बिलीफ है, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, है ना, देन रिलीजियस फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अभी ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए। अब इसको कैसे क्या इसके नुकसान क्या हैं, एक तो ओवर चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस ये है कि प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को रेस करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इम्प्रूव करना है, देन हाउसिंग बिल्डअप करनी है, देन जॉब्स क्रिएट करनी है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करनी है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है वो, एजुकेशन कम है तो बर्थ रेट ज़्यादा होता है, अगर एजुकेशन है तो बर्थ रेट कम होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके अलावा डिफरेंट क्रिटिकल अप्रेजर है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, सोशल मेजर्स है, स्टेटस को इम्प्रूव करना है, ठीक है, और जो मिनिमम एज है मैरिज की उसको रेज कर देना चाहिए, ठीक है, रिलीजियस सुपरस्टिशंस को एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉवर्टी को इरेडिकेशन किया जाए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में एनजीओ रोल प्ले कर सकते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स करना चाहिए, मदर हेल्थ केयर प्रोग्राम होने चाहिए, आईसीडीएस प्रोग्राम होने चाहिए, चाइल्ड हेल्थ केयर के प्रोग्राम होने चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ओवर एम्फेसिस ऑन कंट्रासेप्टिक्स एंड नेगलेक्टिंग एजुकेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड रेसिंग स्टूडेंट ऑफ लिविंग, और इन appropriateness of contraceptive measures and shifting family planning approach. States did not show interest. Poor infrastructure. Population control has been the government's operation with People's Cooperation. It should have been the other way around. In spite of limitations, some success in urban areas have been achieved, but in rural areas it is yet to be realized. Population explosion in India is a multi-dimensional concept which should be handled by multi-dimensional approaches, जैसे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन पॉलिसीज है, तो ये क्रिटिकल अप्रेजर है। एवोल्यूशन अगर हम करें पॉपुलेशन पॉलिसीज का, even before independence, attempts were made to come up with recommendations and solutions to help burgeoning population problems. The efforts both pre and post independence are mentioned below. Pre-independence, then post independence, India has been one of the worst developing countries. State sponsored family planning program in the 1950s. Okay, तो गवर्नमेंट अनाउंस्ड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके बाद एमरजेंसी पीरियड में पॉपुलेशन को इंक्लूड करने के लिए बड़े मेजर्स लिए गए, फिर मास पोस्ट स्टरलाइजेशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन 1983, फिर कमेटी ऑफ पॉपुलेशन वाज अडॉप्टेड, वेयर इज पॉपुलेशन प्रॉपर्टी। अब पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में अडॉप्ट की, उसके क्या है अमरेड ऑब्जेक्टिव, टू एड्रेस द नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, health personnel, and integrated service delivery to bring the total fertility rate to replacement level by 2010. The total fertility rate to achieve a stable population by 2045 at a level consistent with the needs of sustainable economic growth, social development, and environmental protection. ओके, तो ये चीज़ें थी। टोटल फर्टिलिटी रेट को जो है वो रिप्लेसमेंट, टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचाना ज़रूरी है बाय 2010। तो अनमेट नीड्स है फॉर कंट्रासेप्शंस, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पर्सनल, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज है, एंड प्रोवाइड a policy framework for advancing goals and prioritizing strategies related to population stabilization है during the next decade. Utilization of service of ASHA workers to ensure spacing in births, increasing male participation and promotion of non-scalpel vasectomy, enhanced compensation scheme for sterilization. Okay, then promoting education as a tool for population control. तो ये इन चीज़ों की मदद से हम क्या कर सकते हैं,
जो है वो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि किस तरह से हम जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो मीडियम ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन नंबर ऑफ मेजर्स एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 मिशन परिवार विकास टू इंक्रीज द एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग सर्विस इन द हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड किए गए। और दूसरा जनसंख्या कोश Sarita, a fund to promote private participation in family planning services and to push up the age of marriage for girls. Utilization of utilization of services of ASHA workers to ensure spacing in births. Increased male participation and promotion of non-carbon plastic farming. Enhanced compensation schemes for sterilization. Promoting education as a tool for population control. सो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी 3.2 से 2.1 तक इन 2070। तो डिकेड ग्रोथ रेट has significantly declined from 21.5% to 17.7%. 24 UT states have achieved the replacement level TFR of 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेस किया। तो ये इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मीडियम टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज, तो हमने आज क्या इस पे क्या डिस्कस किया है, तो हमने डिस्कस किया द वेरियस racial classification given by different anthropologists, then linguistic classification given by different anthropologists we have discussed। तो किस तरह से इनका जो है वो एकेडमिक वैल्यू ज़्यादा है और इनका क्लासिफिकेशन एक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से रेशियल ट्रेंड्स इंडिया में अवेलेबल हैं। ओके, और दूसरा लिंग्विस्ट कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और पॉपुलेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्यों पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आप फर्टिलिटी के ऊपर स्टेरिलिटी को इंसेंटिवाइज करना हो, या टोटल फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना हो, या डिकेडल जो ग्रोथ रेट है उसको रिड्यूस करना हो, या हाइयर फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में वो ओवर इम्पैसेस इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स करना चाहिए। तो इस ये सब कर से हम पॉपुलेशन को ग्रो करने से रोक सकते हैं, और हम एक डेवलप्ड कंट्री बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें हैं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में हमने आगे डिस्कस करना है। तो उसके बाद फिर डिफरेंट आगे आती हैं डिफरेंट इसमें मेथड्स हैं, एजेस हैं। ओके, देन हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, हमने डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया इसके बारे में लिंग्विस्टिक फैक्टर्स है ना। तो ये सारे फैक्टर्स को हम इंकॉर्पोरेट करके वी आर तो बहुत ही जो ट्राइब्स है, ट्राइबल सोसाइटीज को डिस्कस करने में काफ़ी हद तक प्रोवाइड करता है। क्योंकि गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बाय बाय।